नमस्कार दोस्तों। आज परीक्षा का दिन है, आज वोटिंग का दिन है। सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। यूपी की 9 सीटों पर जमकर मतदान हो रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये उपचुनाव है। 2022 का मुख्य चुनाव भी इतना रोमांचक और रोचक नहीं हुआ था जितना ये यूपी विधानसभा उपचुनाव रोचक मुकाबले की तरफ बढ़ चला है। जनता का जोश देखकर ऐसा लग रहा है कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे जबरदस्त उपचुनाव होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि जनता इस दफे गुस्से में बदला लेने के लिए उतरी है। बटोगे तो कटोगे फुस होता हुआ दिख रहा है। गैर यादव पिछड़ा जिस तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ आया है, उसने चुनाव का खेल बदल कर रख दिया है। पीडीए के नारे का असर भी साफ दिख रहा है। चाहे वो फूलपुर हो, चाहे वो कटहरी हो, चाहे वो कुंदरकी हो, चाहे वो खैर हो, चाहे वो सीमा मऊ हो, चाहे वो मंझवा हो या फिर मीरापुर हो, चाहे करहल हो, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख, सब लाइनों में लगे हैं। और मुस्लिम बाहुल इलाकों का तो नजारा ही बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे रहा है। आज इम्तिहान का दिन है। यूपी की 9, महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर और झारखंड की 38 सीटों पर वोटिंग जारी है। दोस्तों, लोग लाइनों में लग चुके हैं। सुबह ठंडक भी ठीक ठाक है। मौसम देखिए वोटिंग के अनुकूल तो है। अब परिणाम किसके अनुकूल होंगे, ये बात वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी से जानेंगे। केपी मलिक जी उत्तर प्रदेश के खाटी पत्रकार हैं। इन्होंने ही 2024 के चुनाव में सबसे पहले ये कहा था कि बीजेपी 40 सीटों के नीचे ही रह जाएगी। एक बार फिर से केपी मलिक जी हमारे साथ हैं। देखते हैं इस दफा केपी मलिक जी किसको आगे चलता हुआ देख रहे हैं। देखो प्रज्ञा, अगर आप ये देखेंगे तो ये आज का जो चुनाव है और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लोगों में एक उत्साह दिखाई दे रहा है वोटरों में, तो ये जो वोटरों में उत्साह दिखाई दे रहा है ये अधिकतर वोटर विपक्ष के वोटर हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वोटरों में इतना उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। आपको उसको समझना होगा कि ये अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो ये बाबा के लिए परीक्षा की घड़ी है और ये चैलेंज है दिल्ली का। अगर बाबा इस चैलेंज में फेल हो जाते हैं तो बाबा के लिए बहुत मुश्किल होगी, इसलिए बाबा तमाम श्याम दाम दंड भेद कर रहे हैं। और विपक्ष लगातार इसकी आशंकाएं जता रहा है। कल कई सारी शिकायतें भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की है। उनको ये है कि प्रशासन और पुलिस के लोग जो हैं कहीं ना कहीं उनके वोटरों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम श्याम दाम दंड भेद किया जा रहा है, उनको प्रलोभन भी दिया जा रहा है, उनको शक्ति भी दिखाई दे जा रही है, ताकि जो विपक्ष का वोटर है वो पोलिंग बूथ तक ना पहुंचे। इस तरह की भी घटनाएं हमें सुनने को आ रही है। लेकिन बात यह है कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव के वोटरों में, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह दिखाई दे रहा है, उससे ये लगता है कि विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल के लोग काफी घबराए हुए हैं। और मैं इसको दूसरे नजरिए से देखता हूं प्रज्ञा, के जिस प्रकार से आप 24 का चुनाव देखें, लोकसभा में जिस प्रकार से बहुत बड़ा घाटा उत्तर प्रदेश में हुआ था और केंद्र में माना जाता है कि केंद्र ने अपने हाथ में तमाम चीजें, चाहे वो टिकट बंटवारा हो, चाहे वो चुनाव प्रबंधन हो, सब अपने हाथ में रखा था। और इस बार फ्री हैंड बाबा को दे दिया है और बाबा के लिए ये चुनौती है, ये चैलेंज है। अगर बाबा इसमें खड़े नहीं उतरते हैं तो बाबा के ऊपर भी तलवार लटकी हुई है, तो बाबा की कुर्सी पे भी खतरा है। तो बाबा इसको बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि बाबा की अगर 6 सीटों से कम आती हैं तो बाबा का बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वो कोशिश करेंगे कि उनकी 5 से ऊपर 6 या 7 सीटें आए, इसकी कोशिश उनकी रहेगी। हालांकि आपको ये भी पता है कि इन सीटों के जीतने हारने से उनकी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिल्ली में वो कमजोर पड़ जाएंगे। दिल्ली की जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं उसमें वो कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि बाबा ने जो नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे, ये नारा उनका भारतीय जनता पार्टी में और संघ में सुपरहिट हो चुका है। इससे दिल्ली भी, इस नारे से दिल्ली भी घबराई हुई है। दिल्ली को ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस नारे के पीछे आरएसएस का भी हाथ है और आरएसएस ने बाबा के कंधे पे हाथ रख दिया है। और बाबा अगर मजबूत होकर यूपी से निकलते हैं तो वो दिल्ली को भी चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए दिल्ली भी नहीं चाहता है कि बाबा इस चुनौती में पास हो, दिल्ली भी चाहता है कि फेल हो। उस तरह की तमाम कोशिशें हो रही चाहते हैं। क्या डिप्टी सीएम भी ये बोल रहे हैं कि योगी जी ने नारा क्यों दिया, ये नारा, हमारा नारा तो प्रधानमंत्री जी का, यानी कि योगी जी का पत्ता साफ करने के लिए हर तरफ से लगे हैं, इधर भी उधर भी। देखिए प्रज्ञा, जिन जिन लोगों ने विरोध किया, अगर आप उनको देखेंगे, चाहे पंकजा मुंडे हो, चाहे दूसरे लोग हों महाराष्ट्र के, और चाहे उत्तर प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री हों या इक्के दुक्के नेता और भी हों, अगर हम उनको देखेंगे तो उनका संबंध गुजराती लॉबी से माना जाता है, मोदी से माना जाता है।
इसके अलावा किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और खासकर आरएसएस की तरफ से इस नारे के विरोध में आज तक कहीं भी कोई बयान नहीं आया है। और आपको याद रखना चाहिए कि पिछले दिनों जो मथुरा में 5 दिन का जो कैंप हुआ था आरएसएस का, और उसमें योगी जी गए थे, वहां पे मोहन भागवत से इनकी लंबी वार्ता हुई थी और उसी में इस नारे को सहमति दी गई थी और उसके बाद ये नारा बढ़ा है। और आपको ये भी देखना होगा कि चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो झारखंड हो, जहां पे योगी जी की 4 रैलियां रखनी थी वहां 6 हो गई, और झारखंड में खाली एक रैली की परमिशन थी, वहां 1 के बजाय 4 हो गई। तो कहीं ना कहीं ये उस नारे से हिंदुत्व का एक चेहरा बन के उभर रहे हैं और उससे घबराहट विपक्ष में नहीं, अंदर के खेमे में इनकी पार्टी में भी चल रही है। तो उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो गुजराती लॉबी है वो बचना चाहती है और इनको लपेटना चाहती है। वो चाहती है कि योगी जी इस चुनाव में हार जाएं तो उनका अपरेंट बन जाएगा और वो योगी को कंट्रोल कर लेंगे, उनका ये है। दूसरा, अगर आज के इलेक्शन के की बात अगर आप प्रज्ञा करते हैं, तो आज के इलेक्शन में जिस प्रकार से विपक्ष में उत्साह दिखाई दे रहा है, वो ये लग रहा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी की नीति, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, जिस प्रकार से आपने देखा कि पिछले दिनों इलाहाबाद में युवाओं पे, बेरोजगारों पे, छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ है और उनके साथ व्यवहार हुआ है, उसका नेगेटिव एक प्रभाव उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और इसके अलावा हम लगातार अगर देखते हैं उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार भ्रष्टाचार चरम पे है, खासकर पुलिस महकमे में, उस पे भी, उससे भी लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं और भारतीय जनता पार्टी को झटका देना चाहते हैं। और वो कितना झटका दे पाएंगे वो तो आपको 23 तारीख को ही पता चलेगा। जी। अच्छा केपी मलिक सर, आज जो हम लोगों में जोश देख रहे हैं, एक बात और ये भी है कि ये पहली बार देखने को मिला है कि उपचुनाव में पोलिंग बूथों पर जबरदस्त पुलिस लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे तो मणिपुर में हो रहा है सर। मतलब प्रशासन पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ है। देखिए प्रज्ञा, इसके लिए समझने के लिए और इस बात को तवज्जो देने के लिए, इसके आसपास का नजरिया समझने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए हरियाणा चलना पड़ेगा। एक काउंटिंग से पहले और रिजल्ट से पहले जिस प्रकार सा उनके सीएम का, जो आज सीएम है, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान आया था कि आप चिंता ना करो, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो उसी तरह की तैयारियां उत्तर प्रदेश में भी है। आप ये देखिए कि मैंने आपको जैसा कहा कि हमने तमाम बाई इलेक्शन देखे हैं। बाई इलेक्शन में कई लोग इंटरेस्ट लेते नहीं थे। मायावती की पार्टी आज तक बाई इलेक्शन में चुनाव नहीं लड़ती थी और बाई इलेक्शन में ये माना जाता था कि जिसकी सरकार है उसी के विधायक जीत जाएंगे और बहुत ज्यादा विपक्ष इसमें इंटरेस्ट लेता नहीं था। लेकिन अगर आप ये वाला चुनाव देखते हैं तो ये योगी जी की अस्मिता का प्रश्न बना हुआ है और विपक्ष की भी अस्मिता का प्रश्न बना हुआ है। आप ये देखिए, अगर इसमें समाजवादी पार्टी की 5 सीटें थी, अगर समाजवादी की 5 से अधिक सीटें आती हैं तो अखिलेश के भी हौसले बुलंद होंगे। अखिलेश भी सोचेंगे भाई कि 2027 में उनकी सरकार आना पक्का है। तो कहीं ना कहीं उस तरह की चीज को रोकने के लिए और अपना मजबूती दिखाने के लिए योगी जी की अस्मिता का प्रश्न है कि योगी जी अधिक से अधिक सीटें जीतने की कोशिश करें। लेकिन सत्ता में रहते हुए को योगी आदित्यनाथ की परीक्षा कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी की परीक्षा है, और अगर इसमें फेल हुए तो फिर केशव प्रसाद मौर्य मजबूत हो जाएंगे। देखिए प्रज्ञा, केशव प्रसाद मौर्य तो मजबूत होंगे नहीं होंगे। केशव प्रसाद मौर्य कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति थोड़े ही है, वो तो दिल्ली की रबर स्टैंप है। इनका मतलब ये होगा कि योगी कमजोर होंगे तो रबर स्टैंप मजबूत होगी, क्योंकि अगर आप पूरे भारत में देखेंगे जहां जहां भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश को छोड़ के सब जगह अधिकतर रबर स्टैंप सीएम है। तो उससे ये हो सकता है कि अगर योगी हटते हैं या योगी को कोई दिक्कत होती है तो जो रबर स्टैंप है मौर्य जी, उनको ताकत मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मौर्य जी चाहेंगे भी कि इस तरह की जो है एक सिचुएशन बने, एक इस तरह की स्थिति बने, उसका फायदा उनको मिले, वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वो कोशिश मुझे यहाँ कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जितने लोगों से हमारी बात होती है, स्थानीय पत्रकारों से बातचीत होती है, वोटरों से बात होती है, लोगों से हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से लोग खफा हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का शुरू के पहली सरकार में जो योगी जी का एक मामला बना था कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी है, आज वो कानून व्यवस्था बदल चुकी है। वो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, पुलिस में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, जो जनता के सीधे सीधे मामले हैं उनमें कहीं ना कहीं जनता हरास और निराश है। तो इससे ये फर्क पड़ता है कि चुनाव में इसका कितना फर्क पड़ेगा, ये बात हमें पता चल जाएगी 2 दिन बाद जो परिणाम आएंगे। जी। और आज
आज की जो भीड़ है ये क्या कह रही है केपी मलिक साहब, क्योंकि आज जो भीड़ है, ये जो जोश है, ये बहुत कुछ कह रहा है। देखिए प्रज्ञा, आज की जो भीड़ है इसमें लाइनों में लोग लगे हुए हैं। खासकर इसमें अगर आप देखेंगे, जो अकलियत का वोटर है वो ज्यादा है। और इस बार वो सावधान है पहले से, क्योंकि उनको पता है कि पिछले चुनाव में भी उनको टारगेट किया गया था। हमारे पास कई जगह से ऐसी सूचना है कि जहाँ पे इस तरह का जो वोटर था, जो चंक में आता था कि भाजपा के विरोध में वोट कर सकता है, वहां पे या तो मतदान को धीमा कर दिया गया था, या मशीनों में खराबी दिखा दी गई थी और 2 घंटे मतदान को रोक दिया गया था। तो उनको ये मालूम है कि अगर हम लेट करेंगे, हम देर करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई मतदान में बाधा आ जाए। इसलिए वो सबसे पहले अपना वोट डाल देना चाहते हैं। वो अपना वोट डाल देना चाहते हैं, और सुबह सुबह वोट डाल के वो चाहते हैं कि हमारा काम खत्म हो जाए, क्योंकि उनको आशंकाएं बनी हुई पिछले चुनाव को देख के। इसलिए मुझे लगता है ये ज्यादा भीड़ हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी का वोटर है, या खासकर भारतीय जनता पार्टी का जो नाराज वोटर है, जो युवा है, जो रोजगार के और दूसरी चीजों से त्रस्त हैं, किसान है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में तराई माम है किसान खाद को लेके। आलू की और गेहूं की बुआई चल रही है और किसान को खाद नहीं मिल रहा है, तो किसान इतना परेशान है। तो वो भी एक आपको परिणाम इसके दिखेंगे। जो खासकर वेस्टर्न यूपी की बेल्ट है, वेस्टर्न यूपी में गन्ना किसान को गन्ना हटा के गेहूं बोना है, लेकिन उसके पास खाद ही नहीं है, तो वो वेट कर रहा है। रात रात भर लाइन में लगना पड़ता है, जब उसका नंबर आता है तो खाद खत्म हो जाती है। तो इसका भी मुझे लगता है कोई ना कोई असर इस मतदान पर मुझे दिखाई दे रहा है कि होगा। जी। तो केपी मलिक सर, एक बात ये भी है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्रचार करने के लिए उपचुनाव में नहीं आए, वरना चाहे कोई छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, मोदी जी जरूर, पार्षदी के चुनाव में मोदी जी जरूर आ जाएंगे, लेकिन उपचुनाव में नहीं आए। क्या ये हार का डर, ये एक हार का डर है जो जिस वजह से उपचुनाव के लिए प्रचार करने नहीं आए, योगी जी का साथ नहीं देना चाह रहे थे मोदी जी? देखिए प्रज्ञा, अगर आप अमित शाह या मोदी की बात करें, इन लोगों का 10 साल में जितना दोहन होना था, भारतीय जनता पार्टी और संघ को जितना इनका यूज प्रयोग करना था वो हो चुका है। अब ये संघ के किसी मतलब के बचे नहीं है। इसलिए संघ किसी ऐसे हिंदुत्व के चेहरे को आगे लाना चाहता है जो अगले 5 साल कम से कम और उसके आगे भी भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार लगा सके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरएसएस के एजेंडे पे और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे मोदी जी खरे उतरे हैं। जो इनका एजेंडा था, सारे एजेंडे पूरे हुए हैं। लेकिन आज जिस दोराहे पे ये खड़े हुए हैं कि आज जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। आप भीड़ देखेंगे कि चाहे वो अमित शाह की रैली की भीड़ हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की रैली की भीड़ हो, तो प्रधानमंत्री का कोई भाषण नहीं सुनना चाहता। तो इसलिए प्रधानमंत्री को इन चुनाव से दूर भीड़ रखा गायब जा हो रहा गई है, है। बिल्कुल ठीक बात है, भीड़ गायब हो गई। उससे ज्यादा भीड़ तो विपक्ष की रैलियों में दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि ये भीड़ वोट में ट्रांसफर होती है कि नहीं। लेकिन आज हम एक बात और देख रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है, जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। सपा एक आरोप लगा रही थी धीमी वोटिंग को लेकर के, धीमी वोटिंग कराई जा रही है। ये धीमी वोटिंग के क्या मायने होते हैं केपी मलिक सर? देखो प्रज्ञा, आपको ये देखना होगा कि योगी जी का जो इस चुनाव में ये बटोगे तो कटोगे वाला मामला है, इससे कहीं ना कहीं बहुत सख्ते में मुस्लिम समाज है। और मुस्लिम समाज को ये लगता है कि सीधा सीधा कटने और मरने की जो बात आती है, उससे कहीं ना कहीं कई लोगों में जोश आ जाता है। तो अब उनको लगता है कि ये हमें बिल्कुल ही अलग थलग बांटने की और इस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इससे कई सारे दूसरे लोग भी हैं। अगर आप वेस्टर्न यूपी के जाटों की बात करेंगे, तो जाट भी कहीं ना कहीं इस नारे से खफा दिखाई देते हैं। क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न यूपी में जो एक दल है, राष्ट्रीय लोकदल, जिनके प्रमुख जो है, जिनके मुखिया खुद ही आज भारतीय जनता पार्टी की चिलम भर रहे हैं, उनमें भी जाटों में नाराजगी दिखाई देती है। उनका कहना यह है कि हमारी जो पार्टी को वोट मिलता है, हमारे जो विधायक बनते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज, अकलियत और जाटों का वोट मिलके ही बनता है। और ये कड़वाहट अगर होती है तो वो पार्टी भी समाप्ति पे की तरफ शुरू हो जाएगी। खाली जाटों के बलबूते राष्ट्रीय लोकदल के विधायक बन जाए, राष्ट्रीय लोकदल मजबूती से खड़ी रहे, ऐसा नहीं होगा। तो ये भाईचारे का जो मामला पिछले 10 साल से जयंत चौधरी ने बनाया था, वो भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए वेस्टर्न यूपी में भी बहुत ज्यादा नाराजगी है। और उसकी परिणति आपने ये देखी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी को मीरापुर के अलावा कहीं दूसरी जगह नहीं जाने दिया है, नहीं प्रयोग किया है। खाली खाली एक दिन के लिए कुछ समय के लिए खैर में लेके गए थे, क्योंकि खैर में जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है उसके पति जाट हैं। तो उनको कहा गया कि भाई जाटों को कि इनके साथ नहीं जाइए, आप भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के साथ आइए। वहां उनका कोई यूज 1 आध घंटे के लिए किया है,
इसके अलावा उनको कई बार सिर्फ मीरापुर पे रखा है, क्योंकि मीरापुर पे भी समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है। आपको पता है हम्म। कि समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट हैं वो कादिर राणा की बहू हैं, और पुराने जो समाज बहुजन समाज पार्टी के पुराने कद्दावर नेता हैं उनकी बेटी है। तो इसलिए वो मजबूत परिवार है, वहाँ का मुस्लिम परिवार है, और उसके साथ जितनी भी जातियां हैं, दूसरी पिछड़ी जातियां हैं, मुस्लिम हैं, दलित हैं, वो सब मिलकर उसको जिताने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को फायदा थोड़ा सा मुझे जो ये हो रहा है कि जो बांटने काटने का काम है, अगर बांटने की आप बात करते हैं, अगर आप देखें कि एक ही घोड़े पर सवार थे पिछले इलेक्शन में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर, अब तीनों अलग अलग बट गए हैं। कल आपने देखा कि परसों तीनों का रोड शो मीरापुर में हुआ। ऐसा मीरापुर में क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अगर यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि टक्कर बहुत कड़ी है और कड़ा मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पे भी आज जो है कई सारे समुदाय के लोगों से हमारी बात हुई है, वो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में जाने से नाराज हैं, और इस बात से भी नाराज हैं कि जयंत चौधरी वहां पे जाके किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, और वो दूसरी बातें कर रहे हैं वहां पे। अब किसान परेशान है, गन्ना का भुगतान हो नहीं रहा है पिछले साल का, खाद मिल नहीं रही है। अगर आप ये बातें भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं उठा पा रहे हैं तो आप वहां जाके क्या कर रहे हैं, और कहाँ किसानों की आप लड़ाई लड़ रहे हैं? तो इससे कहीं ना कहीं किसान भी नाराज दिखाई देता है। तो वेस्टर्न यूपी में माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुझे नजर आता है। जी। तो सर अभी जो हम आज भीड़ देख रहे हैं मुस्लिम इलाकों में, जो मैंने पहले भी पूछा, ज्यादा जोश और ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। क्या ये बात कही जा सकती है कि मुस्लिम ज्यादा जागरूक हैं वोटिंग को लेकर के? ये इस बात का परिचायक है क्या? मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में वोटिंग की इस रफ्तार को देखकर लग रहा है क्या कि मुस्लिम ज्यादा जागरूक हैं पॉलिटिकली? देखिए प्रज्ञा, ये कोई पहली बार नहीं है कि मुस्लिम जागरूक है। मुस्लिम सदैव जागरूक रहता है, और मुस्लिम का ये भी रहता है कि चाहे 4 कैंडिडेट, 4 उम्मीदवार मुस्लिम समाज के हों, वो इकट्ठा वोट करता है। ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और दूसरे लोग भी जानते हैं। इसीलिए जो आपके पास खबरें आ रही हैं कि भाई मतदान कई बूथ पर धीमे करा दिया गया है, या मतदान नहीं हो पा रहा है, मशीनों की दिक्कत आ रही है, कोई दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, सुरक्षा की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये परिणति है कि उन वोटों को कैसे धीमा किया जाए, उनको कैसे वोट डालने से रोका जाए, और इसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी गाहे बगाए तो करती रहती है। वोटिंग धीमी होने से फायदा क्या है? इसको थोड़ा बताइए दर्शकों को। देखिए प्रज्ञा, अगर वोटिंग धीमी होती है तो लाइनें लंबी लग जाती हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई हम आधे घंटे में अपनी वोट डाल के निकल लेंगे, उनको लगता है कि अभी तो लाइन बहुत लंबी है, 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, तो वापस चले जाते हैं। और फिर वो वापस वोट डालने आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर वो मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार आदमी बूथ पे गया और फिर वो दोबारा जाएगा, वो बहुत बड़ा इंटरेस्ट तो उसका होता नहीं है। जो बहुत ज्यादा कमिटेड वोट होगा या किसी दल से जुड़ा होगा वही जाएगा। सामान्य व्यक्ति दोबारा बूथ पे नहीं जाता है एक बार वापस आने के बाद। खासकर जो महिलाएं होती हैं, या मुस्लिम समाज की महिलाएं हों या पिछड़े समाज की महिलाएं हों, वो किसी तरह से रिक्शा करके, किराया खर्च करके, या किसी तरह से अगर पहुंच भी गई और उनका वोट लंबे समय तक नहीं हुआ, तो उनको घर पे वापस आना है, किसी को खाना बनाना है, किसी का बच्चा परेशान है, किसी को कोई दूसरी दिक्कत है, तो दोबारा से वो उस पे जाने का मतलब है पूरा दिन खराब हो जाना। तो इसमें एक रिस्क रहता है, तो इसलिए लंबी लाइनें लगाई जाती है, और उन क्षेत्रों में लगाई जाती है जहां सत्ताधारी दल को ये लगता है कि ये वोट, इस एरिया का जो वोट है, इस बूथ का जो अधिकतर वोट है वो हमारे खिलाफ है, ये चंक हमारे खिलाफ है, तो वहां इस तरह की चीजें की जाती है। जी। सर आखिरी सवाल, आज की वोटिंग देखकर क्या लगता है कि योगी जी का बटोगे तो कटोगे उल्टा पड़ गया, या फिर इसका कुछ असर होने वाला है? नहीं देखिए प्रज्ञा, ऐसा कहना, अभी तो वोटिंग की शुरुआत है, अभी तो पहला चंक चल रहा है, अभी शाम तक देखते हैं किस प्रकार का वोट होता है। लेकिन इसमें मुझे 2 चीजें दिखाई देती हैं कि उत्तर प्रदेश में भले ही बहुत ज्यादा असर बटोगे या कटोगे का ना हो, लेकिन मुझे महाराष्ट्र में और झारखंड में और बाकी देश में ये लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और संघ योगी जी को हिंदुत्व का चेहरा बनाने जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस चुनाव के मद्देनजर आप देखते हैं तो मुझे लगता है विपक्ष कहीं ना कहीं उत्साहित है, और विपक्ष कहीं ना कहीं मुझे मजबूत नजर आता है। हालांकि इसका परिणाम आपको 3 दिन बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि विपक्ष को बिल्कुल कमजोर नहीं आंकना चाहिए, और विपक्ष अच्छी खासी मजबूती मुझे विपक्ष में दिखाई दे। जी। जी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो आज की ये वोटिंग बहुत कुछ बता रही है। आज परीक्षा का दिन है, आज वोटिंग का दिन है। आज पता चल जाएगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।